हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो यार, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि सीरीज का फॉर्मेट ये है कि हम सारी थ्योरी कवर करने वाले हैं जीरो टू एडवांस लेवल, और उसके बाद हम इरोडोव के सारे रेलेवेंट सवाल करने वाले हैं, जिससे तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर तुमने पिछले दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको पहले देख लेना यार। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो का यार। तो यार, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो तुम लोग क्वेश्चन लिख सकते हो। तो ये बेसिकली तुम्हारा, मैं वही इरोडोव का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा आई इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.68, है ना। यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 68 क्वेश्चन नंबर। तो ये है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो देखो, एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो, एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो, द फोर्स F इक्वल टू 80, द फोर्स F इक्वल टू 80 is applied to a small body, is applied to a small body, ठीक है, of mass small m, of mass small m, resting on a smooth horizontal plane, resting on a smooth horizontal plane, ठीक है, a is constant, ठीक है, the permanent direction of this, the permanent direction of this forms, ठीक है, an angle alpha with the horizontal, an angle alpha with horizontal, ठीक है। तो बेसिकली इसका फिगर भी दिया है क्वेश्चन में, तो वो मैं बना देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ है कि ये हमारा ब्लॉक हो गया। मतलब बेसिकली ये ग्राउंड पर इस तरीके से ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है, और इस पर एक फोर्स एफ लग रही है, जो कि तुम्हें दी हुई है कि फोर्स इस तरीके की कुछ है। और ये एंगल हमेशा के लिए ये अल्फा है, ठीक है। ये हमें इस लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना था। वैसे इस बुक में क्वेश्चन में साथ में तुम्हें फिगर दिया हुआ था, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये है। हो सकता है फिगर ना भी दिया हो तो तुम समझ जाते जैसे, ठीक है। बट हाँ, ये स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा कि किस जगह पर लग रहा है। तो ठीक है, एफ इज अल्फा, ये हो गया। अब इसमें फाइंड, क्वेश्चन में दो तीन चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन, ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। और एक क्वेश्चन इसमें और है, तो वो मैं नोट कर देता हूँ नीचे। बी पार्ट है तुम्हारा, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट, अप टू दिस मोमेंट। तो ये दो चीजें हैं जो इसमें पूछी है। तो वीडियो पॉज करके एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा और तुमसे हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो अब हम देखने वाले हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो, द फोर्स F इक्वल टू 80 इज अप्लाइड टू अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। a कांस्टेंट है, परमानेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो गिवन है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और F की वैल्यू बेसिकली तुम्हें दी हुई है 80, जिसमें a तुम्हारा कांस्टेंट और t टाइम है, ठीक है। इस तरीके की फोर्स है।
तो अब इसमें तुमसे पूछा है कि जब ये यहाँ से ब्रेक ऑफ करेगा सरफेस से, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहला पार्ट। तो बेसिकली पहले इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं यार कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन वाले फिगर में कर देता हूँ, या चलो एक मिनट क्वेश्चन दोबारा से बना ही लेते हैं फिगर, क्वेश्चन वाले फिगर को पूरे स्टेप करना। तो बेसिकली ये तुम्हारा सरफेस है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, तो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक एम मास का, इस पर तुम्हारी फोर्स लग रही थी F इक्वल टू ए टी, ठीक है, और ये एंगल था अल्फा। तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास जो आ जाएगा ऐसे कंपोनेंट, इसको तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए टी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास आ जाएगा ए टी साइन अल्फा, ठीक। इसके अलावा इस ब्लॉक पर एक फोर्स ये लग रहा होगा एम जी, ठीक है। अब बेसिकली जब तक ये ए टी साइन अल्फा एम जी से कम है, तब तक कुछ ना कुछ नॉर्मल भी इस पे ऐसे लग रहा होगा, इस तरीके से, है ना, जो कि ऐसा बना रहा होगा कि नॉर्मल प्लस एटी साइन अल्फा मिलकर के एमजी को बैलेंस कर रहा होंगे, जिसकी वजह से ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है। बट ये एटी साइन अल्फा है, बेसिकली एटी साइन अल्फा जो है तुम्हारा, ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब एटी साइन अल्फा जो ये वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, ये और एमजी बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर यहाँ से कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा और ये नॉर्मल खत्म हो जाएगा, नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब एट दैट इंस्टेंट जब ब्रेक ऑफ हो गए यहाँ से, तो ये नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और एमजी और एटी साइन अल्फा जस्ट बराबर होंगे। उसके जस्ट अगले इंस्टेंट पर जब एटी साइन अल्फा हल्का सा भी एमजी से ज्यादा होगा, तो ब्लॉक उठ जाएगा। तो जब ये उठने वाला होगा, उस समय पर तुम्हें बस यही विजुअलाइज करना है कि एटी साइन अल्फा तुम्हारा एमजी के बराबर होगा एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट। ये मैं एक लाइन लिख देता हूँ, एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट तुम्हारा एटी साइन अल्फा इक्वल टू एमजी होगा। तो किस टाइम पर कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एम जी, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, टी की वैल्यू जाएगी तुम्हारी एम जी साइन अल्फा बाय ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसका भी हमें यूज आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमें जिस टाइम पर ये ब्रेक ऑफ हुआ है यहाँ से, यानी कि इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो बेसिकली वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए हमें एक चीज दिख रही है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन केवल, मतलब इस डायरेक्शन में केवल एक यही वाली फोर्स है अपनी एटी कॉस अल्फा वाली। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी केवल इसी फोर्स की वजह से होगा। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो होगा, नहीं सॉरी, ये जो फोर्स होगी नेट एक्स डायरेक्शन में, वो होगी एटी, क्या थी, एटी कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू एम, सॉरी एटी कॉस अल्फा, यही है बस, एफ एक्स ही है। तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन होगा, ए वाई को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ए वाई है नहीं, जस्ट ब्रेक ऑफ जब हुआ है तो उस समय जो फोर्स बराबर है, तो ए वाई जीरो ही है। तो एक्सेलरेशन जो तुम्हारा होगा वो होगा एटी कॉस अल्फा। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि इसमें ए ले लिया है और एक्सेलरेशन भी ए, तो एक्सेलरेशन को मैं ए बार से डिनोट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन जो तुम्हारा होगा वो होगा एटी कॉस अल्फा बाय एम, ठीक। तो एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, बेसिकली एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये देख सकते हो तुम, ए कॉस अल्फा एम सब, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इस इंस्टेंट पर, अब पहले तो हमें इस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर ये ब्रेक ऑफ हुआ है, यानी कि इस वाले टाइम पर हमें फोर्स, बेसिक हमें वेलोसिटी चाहिए। तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जनरल एक्सप्रेशन किसी एट टाइम टी पर, और फिर उसमें वो टाइम पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो तुम लोग बताओ कि क्या करना होगा यहाँ पर। तो ये तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, बेसिक काइनेमेटिक्स है। तो हमें बेसिकली जो, एक मिनट, ए टी गिवन है, वो डीवी बाई डी टी भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी कॉस अल्फा बाय एम, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली पहले डीवी को इधर ही रखो, इज इक्वल टू, इधर जितनी चीजें कांस्टेंट, इज इक्वल टू ए टी कॉस अल्फा, ए टी कॉस अल्फा बाय एम डी टी, ऐसा कर लिया। अब डीवी को रखे रहो, और जितनी कांस्टेंट चीजें हैं, पहले इसको हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड। तो लिमिट क्या लगाएंगे, टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी भी जीरो थी, और टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी भी होगी, इस तरीके से। तो डीवी इंटीग्रेशन जीरो से भी इज इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो, ए कॉस अल्फा बाय एम, ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि ए कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और अल्फा भी कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन टी डी टी बचेगा अंदर, और जीरो से टी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा
इसका इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट रखेंगे 0 से v, और इधर आएगा तुम्हारा a cos अल्फा बाय m। t का इंटीग्रेशन t dt तुम्हारा हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट हम रखेंगे 0 से t। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा v इज इक्वल टू a cos अल्फा t स्क्वायर बाई 2m। तो ये तुम्हारा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में कि जिस इंस्टेंट पर वो ब्रेक ऑफ हो रहा है सरफेस से, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें बेसिकली हमें टाइम की ये वाली वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली हुई थी ब्रेक ऑफ वाले टाइम की, ये हमें पुट करनी है। तो रखते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी इस टाइम पर a cos अल्फा बाई 2m, और t की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे क्या, mg sin अल्फा बाई a। ठीक है, ये a है, तो mg sin अल्फा बाई a, तो यहाँ पे हम रखेंगे mg sin अल्फा अपॉन a, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्क्वायर है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू a, सही किया है हाँ, ठीक है, a cos अल्फा बाई 2m इंटू m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई a स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। हम्म, सही कर रहे हैं। एक मिनट जरा मैं एक बार चेक कर लूँ यार। हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई है यार, वही मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये टाइम की जो वैल्यू है ना, वो ये नहीं होगी, टाइम तुम्हारा होगा एम जी अपॉन ए साइन अल्फा, ना कि एम जी साइन अल्फा बाई है, तो एम जी अपॉन ए साइन अल्फा था, यही मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, ये है टाइम की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये वाला पूरा हटा दो, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी अपॉन ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, एम जी अपॉन ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखते हैं ए कॉस अल्फा बाई 2m इंटू में एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एम है, तो ये कट जाएगा, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये बचेगा अपने पास एम जी स्क्वायर अपॉन 2a, ये बचेगा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एम जी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। आओ, सेकेंड पार्ट में बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अप टू दिस पॉइंट। तो वही बात है, तो हमें पहले डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा, तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, बट तुम अगर एक चीज ध्यान दो, तो वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट, वेलोसिटी पूरे टाइम पॉजिटिव ही रहेगी। वेलोसिटी का फंक्शन अगर तुम देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी का अपना फंक्शन है, तो ये ए पॉजिटिव कांस्टेंट, एम पॉजिटिव कांस्टेंट, और अल्फा क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो कॉस अल्फा भी हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, और ये टी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और टी इक्वल टू 0 पर 0 रहेगा, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से चला है तो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। बेसिकली ये जो अपना दिया हुआ था ब्लॉक, ये हमेशा इस तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा, और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम मान सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको लेकर के पहले v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नीचे लिख लेते हैं, a cos अल्फा बाय 2m into t स्क्वायर। तो v है तुम्हारा a cos अल्फा बाय 2m into t स्क्वायर, यही है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम dx by dt भी लिख सकते हैं, है ना, dx by dt इक्वल टू a cos अल्फा बाय 2m into t स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे, पहले dx को इधर ही रखो, और इधर a, ठीक है, एक मिनट, a cos अल्फा बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, और t इक्वल टू t पर x इक्वल टू x है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इधर से कांस्टेंट वाली चीजें बाहर निकालोगे, a cos अल्फा बाई 2m, इसमें ऑब्वियस है यार 0 से x लिमिट, तो वो x ही हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा ये चीज, अब तक तुम्हें आदत पड़ गई होगी। a cos अल्फा बाई 2m इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, है ना, ये dt यहाँ पे लिखना आप भूल गए थे। ठीक है, 0 से t। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी a cos अल्फा बाई 2m इंटू में टी क्यूब बाई 3
तो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये 0 से t तो वही समझ जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a cos अल्फा बाई 6m इंटू टी क्यूब, ये x की वैल्यू है। अब हमें उस इंस्टेंट बताना जब ब्रेक ऑफ हुआ था, तो वो टाइम की वैल्यू हमें फिर से यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो x को हम लोग लिखेंगे a cos अल्फा एट ब्रेकिंग ऑफ पॉइंट, ब्रेक ऑफ पॉइंट लिख देता हूँ, ब्रेक ऑफ पॉइंट, है ना। a cos अल्फा बाई 6m इंटू टी की वैल्यू यहाँ से फिर से लेके आनी होगी अपने को। टी की वैल्यू क्या है अपनी, mg अपॉन a sin अल्फा, ठीक है। इस mg अपॉन a sin अल्फा को हम यहाँ रखेंगे, mg अपॉन a sin अल्फा होल क्यूब। तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ से a cos अल्फा बाई 6m इंटू में ये वाले पूरे खोलोगे तो m क्यूब g क्यूब अपॉन a क्यूब साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। तो अब ये बचेगा तुम्हारा m स्क्वायर g क्यूब अपॉन 6a स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसा ऐसा बचेगा, ये हो गया। अब अल्फा वाला टर्म बचा तो अंदर आएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी जब ब्रेक ऑफ हुआ उस टाइम पर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्स। तो ये है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर बी। तो इस तरीके से इसके दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली पहले फोर्स का एनालिसिस करना था, फिर काइनेमेटिक्स लगाना था। तो अच्छा क्वेश्चन था यार ये, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी काइनेमेटिक्स और एनएलएम का मिक्सचर टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसको तुम लिख सकते हो आईई इरोडोव का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.69। तो इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हें डाउट होगा कि हम लाइन से क्यों नहीं कर रहे, कि उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है। इसमें जैसे बीच में जहां से तुम्हारे एनएलएम के क्वेश्चन चालू होते हैं, वहां पर कुछ एक दो क्वेश्चन डबल ब्लॉक फ्रिक्शन वाले हैं, एक आध फ्रिक्शन वाले हैं। उसके बाद टेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम अभी टेंशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम टेंशन पढ़ लेंगे तो हम उन क्वेश्चन को करेंगे, उनको स्किप नहीं कर रहे हैं, बट हम उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हम अपने टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे थे। ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, तो मैंने कहा आज ये वाले करा देता हूँ। इसके बाद टेंशन के बाद में वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे, पर टेंशन पढ़ने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अ बार ऑफ मास स्मॉल है, अ बार ऑफ मास स्मॉल m resting on a smooth horizontal plane, resting on a smooth horizontal plane starts moving due to the force, starts moving due to the force F equal to mg by 3, F equal to mg by 3 of constant magnitude, of constant magnitude in the process of its rectilinear motion, in the process of its rectilinear motion, the angle alpha between the angle alpha between the direction of this force, the direction of this force and the horizontal varies as, varies as alpha equal to as, ये given है, ठीक है। where a is a constant, where a is a constant
and s is the distance traversed, and s is the distance traversed by the bar from its initial position, by the bar from its initial position. Find the velocity of the bar as a function of angle alpha. Find the velocity of the bar as a function of angle अल्फा। तो पॉज करके एक बार वीडियो तुम ट्राई करो। ये क्वेश्चन बेसिकली पिछले वाले जैसा ही है, बट पिछले वाले में हमने क्या किया था, एंगल को फिक्स किया था और फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में जो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड फिक्स है, बट अब उसका एंगल डिस्टेंस ट्रेवल्स के साथ वेरी कर रहा है एज दिस, जो दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू एएस। तो इस केस में तुम्हें बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। तो इस एंगल अल्फा के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी ये तुम्हें बताना है। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है बोल रहा है अ बार ऑफ मास स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू फोर्स दिस। तो पहले एक स्मॉल एम मास का बार है, जो कि हम बेसिकली ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सरफेस है जो कि स्मूथ है, यानी कि इसका म्यू 0 है। स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अ फोर्स F इक्वल टू mg by 3 ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा mg by 3 रहेगा, ये इस पे लगना चालू होती है। इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, ये हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन ही कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो वैसे दिया हुआ है तो हमें देखने की, उसके ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है कि दो डायरेक्शन में मोशन तो नहीं होगा। बट फोर्स जो है, एंगल अल्फा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल वेरीज एज दिस। तो ये जो फोर्स है बेसिकली इस तरीके से एफ जो फोर्स है तुम्हारी वो लग रही है, और ये जो अल्फा है ये वेरी कर रहा है एज ए एस। और एस क्या है, यहाँ से आगे जितना डिस्टेंस ये चलेगा वो, ठीक है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन ही करेगा, क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो इस फोर्स को हम जरा बेसिकली रिजॉल्व करके देखें अगर, तो ये एक बनेगा एफ इक्वल टू mg by 3 भी था ना, यहाँ पे mg by 3 लिखा हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड। ये बनेगा mg by 3 cos अल्फा, और इधर y डायरेक्शन में बनेगा mg by 3 sin अल्फा। और इस ब्लॉक का mg तो इस पर लग ही रहा होगा। तो ये जो अपवर्ड फोर्स, इस फोर्स का जो अपवर्ड कंपोनेंट है ना, ये वाला mg by 3 sin अल्फा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? खुद ही सोचो, sin अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो mg by 3 sin अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू होगा mg by 3, जो कि mg से तो कम ही है। तो हमेशा ये फोर्स जो है ये डोमिनेट करेगा, तो ब्लॉक एकदम चिपक के से चलेगा। मैक्सिमम केस में भी जब ये mg by 3 हो जाएगा तो नेट की इधर की तरफ 2 mg by 3 फोर्स होगी, जो कि नॉर्मल से बैलेंस हो रही होगी 2 mg by 3 के। तो वो एक नॉर्मल तो अलग लग ही रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हारा ब्लॉक पूरा टाइम रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, तुम्हें दिख गया होगा अब तक। तो केवल इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी। बट अब ये फोर्स कांस्टेंट है क्या? खुद देखो, m तो कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, बट अल्फा इस बार वेरी कर रहा है। और अल्फा कैसे वेरी कर रहा है? अल्फा इक्वल टू as, इस तरीके से। तो इस तरीके से अल्फा वेरी करता रहेगा और ये ब्लॉक आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बोल रहा है। तो ठीक है, पहले तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि मोशन केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में? पहले तो फोर्स लिख लेते हैं, एफएक्स। तो वो होगी तुम्हारी mg cos अल्फा बाई 3। तो ए लिखोगे अगर फिर इसमें ax या a जो भी बोल लो, क्योंकि a y तो 0 है ही है, तो वो जाएगा तुम्हारा mg cos अल्फा बाई 3 अपॉन m, यानी कि g cos अल्फा बाई 3, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ g cos अल्फा की वैल्यू मैं as यहाँ पे लिख देता हूँ, as बाई 3। अब तुम्हें चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो v एज अ फंक्शन ऑफ s भी अगर अपने को मिल जाए तो भी हम जो है s को अल्फा बाई a लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो a अल्फा इक्वल टू a है, तो s इक्वल टू अल्फा बाई a भी लिख सकते हो तुम, इस तरीके से, ठीक है। और ये a बार लिख लो यार फिर से, क्योंकि इसमें हर जगह कांस्टेंट a दे रहा है, और एक्सेलरेशन से कंफ्यूज मत हो जाना उसको। एक्सेलरेशन को मैंने सीधे a बार से लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन को हम v dv बाई ds लिख सकते हैं क्या?
ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का, या तो डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एस। तो वी डीवी बाई डी एस इक्वल टू हमने लिख दिया जी कॉस अल्फा, जी कॉस ए एस, बेसिकली ए एस बाई 3। अब इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले जी एस को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा अपने पास वी डीवी, इधर बचेगा जी कॉस ए एस बाई 3 डी एस। अब इंटीग्रेट कर दो भाई दोनों साइड। तो जब ये जीरो पर था, जब इसकी वेलोसिटी जीरो थी, मतलब टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी भाई, इनिशियली वेलोसिटी भी जीरो है और चला भी कुछ नहीं, तो जीरो ही आएगा। फिर जब वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी, उस टाइम पर ये s डिस्टेंस चला होगा, जनरल टाइम पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो v dv का इंटीग्रेशन तुम्हारा बनेगा v स्क्वायर बाई 2, और इसमें हम लिमिट रखेंगे 0 से v। इधर से हम कांस्टेंट वाली चीजें पहले बाहर निकालें, तो g बाई 3 तो अपना बाहर आ गया, बचेगा इंटीग्रेशन cos as ds 0 से s। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से हम सीधा इसको v स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, तो v स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। ये हो गया इक्वल टू g बाई 3, और अंदर cos as का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा sin as अपॉन a। ये हमने बेसिक मैथ में देखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये तो तुम्हें आता ही होगा कैसे इंटीग्रेशन किया, sin as अपॉन a, और इसकी लिमिट हम देंगे 0 से s। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू g बाई 3 sin as, है ना, ये एक मिनट सॉरी, sin as और माइनस sin 0। ठीक है, तो sin 0 0 ही होगा, ठीक है, अपॉन a, ये बनेगा। तो यहाँ से तुम्हारा जो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो होगी 2g बाई 3 साइन ए एस अपॉन ए। बट ये v एज अ फंक्शन ऑफ s, हमें v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा चाहिए, तो हमने एक चीज लिख दी, अल्फा इक्वल टू ए एस है, तो अल्फा यहाँ पर अल्फा रख दो सीधे। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू 2g बाई 3 साइन अल्फा अपॉन ए। ठीक है, क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा हो गया, क्योंकि इसमें वैरिंग केवल v और अल्फा ही है, a कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है ही है। तो यहाँ से बस यहाँ से तुम v लिख सकते हो, v हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2g साइन अल्फा अपॉन 3a, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। बस इसमें वही है, यूडो के सारे क्वेश्चन में तुम्हारी यही प्रैक्टिस होती है जो एडवांस में बेसिकली करवाना चाहता है, कि 5-6 लाइनें लिख देगा, उससे इंटरप्रेट करके तुम्हें सिचुएशन को विजुलाइज करना आना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो तुम आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना बस। क्योंकि एक चीज होती है, ऐसे लंबे क्वेश्चन कभी कभी अगर तुम हड़बड़ाओगे तो गलती हो जाती है, और अगर पीछे के स्टेप में गलती हो गई, तुमने एक आध बार मेरे को ही देख लिया गलती करते हुए, तो अगर पीछे के स्टेप में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर आखिर तक गलत हो जाएगा, और अगर तुमने पकड़ नहीं पाए तो वहां पे गलत तरीके से भी ऑप्शन, मतलब ऐसे भी ऑप्शन एडवांस में आते हैं कि जो है तुम गलत तरीके से जो सॉल्व करोगे वो भी ऑप्शन में होगा, तो वो गलती ना हो जाए। अगर तुमने पकड़ भी लिया तो भी तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, कि तुम बहुत पीछे अगर तुमने गलती की है तो पूरा काट के दोबारा से करना पड़ेगा, और एग्जाम टाइम में तुम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा शांति से करो, आराम से, भले थोड़ा टाइम लेके करो बट सही करो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है यार, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज के लिए ये 2 क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद हमने पिछले क्लास में ना फ्रिक्शन की पूरी बात कर ली थी ऑलमोस्ट। फ्रिक्शन के 1-2 छोटे से कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। इन पे कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जेईई मेन वगैरह में भी, एडवांस में भी। तो एडवांस डायरेक्ट तो नहीं आता, बट वहां टर्म यूज होगा, जेईई मेन में डायरेक्ट भी आ जाता है। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये एक बार हम देख लेते हैं। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो आओ देखते हैं। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो एक सिचुएशन है, सपोज एक तुम्हारा एक ब्लॉक है इस तरीके से, पहले ये सरफेस है जो कि कुछ रफ सरफेस है ना, कुछ म्यू इसका होगा अपना, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और इस पर एक ब्लॉक तुम्हारा एम मास का, अरे यार ठीक है ना, हाँ, एम मास का ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर सपोज मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना शुरू करता हूँ। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक इस पर एमजी लग रहा होगा इसका, और एक इसका नॉर्मल जो एमजी को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, अब ये फोर्स अगर मैं लगाऊंगा एफ, तो इसके अपोजिट ऐसे फ्रिक्शन लगना चालू होगा। ठीक है, तो फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा ताकि वो रिलेटिव मोशन को रोक सके। तो वो कितने तक लग सकता है, अगर मैं इस कैपिटल एफ को पहले इनिशियली 0 रखूं, फिर एफ को मैं बढ़ाता चलूं ऐसे, है ना, तो एक समय आएगा जब एफ तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स तक पहुंच जाएगा। तो एफ एस मैक्स जब तक पहुंचेगा तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है,
बट अब इसके बाद मैंने एफ को और बढ़ाया, सपोज एफ एस मैक्स अगर तुम्हारा 6 न्यूटन है, तो अगर ये 6 न्यूटन तक तो ठीक है, अगर 6 के बाद मैंने इसको 7 किया, तो 7 करते ही ये ब्लॉक आगे चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वाला केस दे रहे हैं जब हमने एफ को इतना लगाया कि एफ एस मैक्स लग रहा हो इस ब्लॉक पर। ठीक है, बेसिकली ये एकदम क्रिटिकल इक्विलिब्रियम है, इसके बाद हमने एफ फोर्स को हल्का सा भी बढ़ाया तो ब्लॉक आगे चल जाएगा। तो अभी इस केस में हमारा नॉर्मल लग रहा है और एफ एस मैक्स लग रहा है, ये कैपिटल एफ लग रहा है और ये सब ये सारे इस पर फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है तुम्हारा नॉर्मल और एफ एस मैक्स का रिजल्टेंट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेसिकली, अगर मैं रेक्टेंगल कंप्लीट कर लूं वेक्टोरली तो ऐसा, तो ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इनको मैं तीनों, क्योंकि हमें इन्हीं का काम है तो हम बेसिकली इसको ऐसे दिखा देते हैं। एक हमारा नॉर्मल लग रहा होगा ये ऊपर वाले सिनेरियो में, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एफ एस मैक्स लग रहा होगा इस केस में। ठीक है, और इन्हीं का रिजल्टेंट होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस इंस्टेंट पर ना जब ये एफ एस मैक्स लग रहा है, इस इंस्टेंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स का जो यहाँ से नॉर्मल के साथ एंगल होगा, इसको मैंने लैम्डा बोल दिया, और इसी लैम्डा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी डेफिनेशन में लिखा देता हूँ। बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जब हम ऐसे, जब अपनी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा हो एफ एस मैक्स पर, उस टाइम पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल है विद नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ पर तुम tan लैम्डा लिखना चाहो तो वो हो जाएगा तुम्हारा एफ एस मैक्स अपॉन एन। ये कैसे किया, अगर ये एफ एस मैक्स है तो ये भी तो एफ एस मैक्स है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये एफ एस मैक्स है तो ये भी एफ एस मैक्स है ना। तो tan लैम्डा तुम्हारा एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल, और एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो ये कट जाएगा, तो tan लैम्डा तुम्हारा निकल करके आएगा म्यू एस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो यही चीज यहाँ पे पकड़नी होती है। अब इसकी डेफिनेशन एक लाइन में मैं लिखा देता हूँ, जरा तुम यहाँ पे लिख सकते हो। व्हेन फ्रिक्शन एक्ट एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन फ्रिक्शन acts at its maximum value, at that instant, या under that condition ऐसे लिख लो, under that condition, under that condition, angle made by contact force with normal, angle made by contact force with normal is called angle of friction। बेसिकली फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल, यानी कि म्यू एस इंटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो यहाँ से आ जाएगा tan लैम्डा इक्वल टू, हाँ तो यार यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस। तो ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी एक और कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में हमारा बचता है, इसका डबल ब्लॉक का फ्रिक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा। अगर दो ब्लॉक्स हैं तो फ्रिक्शन कैसे करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं, तो वो बहुत लंबा, मतलब अच्छा टॉपिक है, उसमें काफी तरीके से तुम फोर्सेस लगा के एनालाइज कर सकते हो, तो उसको भी हम आगे करेंगे। अभी बेसिक फ्रिक्शन में बस एक एक टॉपिक हमारा और बच रहा है छोटा सा, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है कि एंगल ऑफ रिपोज कितना हुआ। तो बेसिकली सपोज तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है कि ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस पर तुम्हारा एक इस तरीके से स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस पर, ठीक है, और ये अभी इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस एकदम थीटा इक्वल टू 0 है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो अभी इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होगी, और हाँ एक और, ये सरफेस जो है ये रफ है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसका। अभी इस पर क्या क्या फोर्स लग रही होगी, एक इसका लग रहा होगा mg, और इसी को बैलेंस करता हुआ नॉर्मल,
क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। बट अब सपोज मैं ऐसा कहूँ कि हम इस सरफेस को धीरे-धीरे उठाना शुरू कर रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ से हम इसको पकड़ करके ऐसे रोटेट करना शुरू कर रहे हैं। मतलब ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये सरफेस इस तरीके से उठती-उठती चली जा रही है ना? तो ये सरफेस जब उठते हुए जाएगी, है ना? तो अब सपोज मैंने इसको कुछ एंगल थीटा उठा दिया, ठीक है? सपोज कोई एंगल थीटा उठा दिया, किसी जनरल एंगल थीटा पर, ऐसा हो गया। तो अब ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा एम। अब इस पर क्या-क्या फोर्सेस होंगी मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, है ना? तो अब इस पर एक तो इसका mg लग रहा होगा, है ना? इसका अगर कंपोनेंट लोगे, ऐसे तोड़ोगे तो ये होगा mg cos थीटा, ठीक है? और एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। और इसको अब क्योंकि सरफेस रफ है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब वो रोक पाएगा कि नहीं, वो तो इस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो mg sin थीटा से कम है या नहीं। तो अभी हम मान रहे हैं कि कम है, ठीक है? ये f जो है कुछ है, fs max से तो ये कम ही है, अभी हम मान रहे हैं। तो ब्लॉक रुका रहेगा, बट इसका इस तरीके का fpd होगा। आप ऐसे करते-करते अगर तुम इस सरफेस को उठाते चले जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये जो फ्रिक्शन हमने यहाँ पे लगाया है, ये फ्रिक्शन इस mg sin थीटा के बराबर हो जाए। तो उस टाइम पर ब्लॉक एकदम क्रिटिकल इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर उसके बाद तुमने हल्का सा ब्लॉक और उठाया, तो वो जो तुम्हारा एम मास का ब्लॉक रखा है, वो उसके ऊपर से फिर स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि mg sin थीटा f से ज्यादा हो जाएगा। तो उस इंस्टेंट पर जब ये एकदम क्रिटिकल इक्विलिब्रियम पर है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसके जस्ट बाद तुमने हल्का सा भी एंगल बढ़ाया, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब वही है कि अगर तुमने इसके बाद हल्का सा उस एंगल से थोड़ा सा भी ऊपर एंगल किया, जैसे मान लो इसमें 37 डिग्रीज है, जैसे तुमने 38 डिग्री भी किया, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो 37 इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, जिसके बाद अगर तुम एंगल को और इंक्रीज करोगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो वो लास्ट एंगल है जिस पर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो उस केस में अब हाँ, तो उस इंस्टेंट पर हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है? तो सपोज अब ये वही एंगल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा रिपोज को मैंने बोल दिया। इस टाइम पर क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा ब्लॉक अगर इस तरीके से एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है ना? तो इस पर एक तो इसका जो mg लग रहा है उसको मैं डायरेक्ट कंपोनेंट के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये कैसे होगा तो समझ में आ गया होगा, अब तक बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं ये cos थीटा sin थीटा वाला, ठीक है? वरना बना करके खुद रिजॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है? ये हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा, ठीक है? जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, ये भी अपनी मैक्सिमम पर ही लग रहा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम पर ही लग रहा होगा, एफ मैक्सिमम, क्योंकि एफ मैक्सिमम से कम है तो फिर हमारा वो रिपोज वाला केस नहीं है ना, फिर तो और बढ़ा सकते हैं एफ मैक्स। और ये कितना होगा, म्यू नॉर्मल, ठीक है? और नॉर्मल यहाँ से ऐसा लग ही रहा होगा तुम्हारा, नॉर्मल, ठीक है? तो बेसिकली तुम यहाँ से लिख सकते हो कि एफ मैक्सिमम जो अभी लग रहा है, वो बराबर होगा mg sin थीटा के इस इंस्टेंट पर, sin थीटा रिपोज बेसिकली, है ना? और एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हमने यहाँ लिखी, म्यू नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा रिपोज। और अब जरा देखो, वाई डायरेक्शन में अगर तुम मतलब इस डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स को रिजॉल्व करो, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर बनेगा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। ये हम यूज करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा इक्वल टू थीटा रिपोज, बेसिकली mg sin थीटा रिपोज। तो mg काट दो दोनों साइड, तो यहाँ से निकल करके आएगा तुम्हारा tan थीटा रिपोज। बेसिकली ये cos इधर की चला जाएगा sin अपॉन cos, तो मैं चलो sin अपॉन cos ही लिख देता हूँ एक बार। sin थीटा रिपोज अपॉन cos थीटा रिपोज इक्वल टू म्यू, यानी कि tan थीटा रिपोज इक्वल टू म्यू। तो थीटा रिपोज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो इस तरीके से तुम रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो, ठीक है? अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एक लाइन में, इसको भी मैं लिखवा देता हूँ। तो लिख लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बाकी सिचुएशन तुम समझ गए ना, उसको अपने वर्ड्स में एक बार लिख लेना चाहे तो समझने के लिए आगे तुम्हारे नोट्स में काम आएगा, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। मैंने खुद वही किया था अपने टाइम पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन पे भी हर एक छोटी छोटी चीज तो लिखा नहीं सकते। ये तुम्हें खुद समझनी है, कई लोगों को समझ में आ गई तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखो। अगर तुम्हें लिखने की
अगर तुम्हें लिखने की जरूरत लग रही है तो तुम उस हिसाब से लिख लो उसको फिर, ठीक है, अपने हिसाब से अपने वर्ड में, हिंदी में भी लिख सकते हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच relative motion tends to start. Relative motion tends to start. Critical equilibrium, basically. Critical equilibrium is called angle of repose थीटा आर। और ये कैसा क्या होगा इसका हमने यहाँ पे लिख दिया, थीटा आर तुम्हारा tan इनवर्स म्यू के बराबर निकल करके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, मतलब फ्रिक्शन में जितना कुछ हमने पढ़ा है। तो ठीक है, तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट करो। इस तरीके एक फिगर गिवन है वो बना लो इस तरीके का। एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ऐसा, अरे यार ये बराबर आना चाहिए था ना, चलो ठीक, कोई नहीं। एम मास का ब्लॉक रखा है, ठीक है, थीटा। अब यहाँ पर इसका म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, जैसे हमने कहा था ना जनरली म्यू के जो है वो म्यू एस से कम होता है, तो ये वही केस है, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में गिवन होता है, वरना सेम म्यू ले लेते हैं हम जनरली। तो अब ये म्यू एस तुम्हारा म्यू के से बड़ा है, तो इनिशियली थीटा इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली सबसे पहले हॉरिजॉन्टल था। नाउ थीटा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, थीटा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, थीटा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग स्लोली। तो धीरे धीरे हम इस थीटा को बढ़ाएंगे, वही जैसे हम यूरिको की डेफिनेशन का टाइम देख रहे थे। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट कर्व, ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट कर्व बिटवीन एफ एक्टिंग यानी कि एक्टिंग फ्रिक्शन एंड थीटा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो वो मैं ऑप्शंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा एफ एक्टिंग, ये हो गया तुम्हारा थीटा, हाँ। तो यार ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें, तो मैं चारों की अभी कर्व ड्रॉ करता हूँ। पहला वाला जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है कि इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया तुम्हारा थीटा रिपोज, और इसके बाद ये ऐसा चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कुछ इस तरीके से साइन वेव टाइप का, जिसका मैक्सिमा है थीटा रिपोज। तीसरा है तुम्हारा कुछ इस टाइप का, ये है तुम्हारा थीटा रिपोज, और ये सारे जो एंगल है ना फाइनल वाले, ये अभी 90 तक का ही हमने बनाया बेसिकली, ठीक है, 90 90 90। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा ऐसे जाकर के ऐसा, ये है तुम्हारा थीटा रिपोज 90। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया है तो तुम्हें काफी हद तक बहुत अच्छे से क्लियर है। नहीं भी किया है तो भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आए, मुझे खुद आई थी। अगर तुम्हें सही से समझ में आ गया है और तुम्हें अभी बिना बताए तुम्हें आंसर सही क्लिक कर गया है, तो तुम आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। तो और देखते हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये जनरल इंस्टेंट के डायग्राम बेसिकली क्वेश्चन में दिया है, तो हम इस जनरल इंस्टेंट पर इसकी अगर वीडियो एक बार इसी क्वेश्चन में बना देता हूँ, ये तुम्हारा लगेगा एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, ठीक है, एम जी साइन थीटा, और एफ एक्टिंग जो होगा तुम्हारा वो बेसिकली जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ है ना, तब तक तो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। और जब ये मूव करना चालू कर देगा, ठीक है, जब तक ये रुका हुआ तब तक एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और जब ये मूव करना चालू कर देगा तो एफ एस मैक्स हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा। एफ एस मैक्स कितना, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो जब तक ये रुका हुआ है, जीरो से जब तक बढ़ा रहे तो रुका हुआ, तब तक तो ये एम जी साइन थीटा होगा। तो एम जी साइन थीटा,
तो इसमें m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बट sin थीटा वेरिंग है, तो sin थीटा वेरिंग है। तो बेसिकली कांस्टेंट इनटू sin थीटा ग्राफ sin के ग्राफ जैसा ही दिखेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। फिर साइन का ग्राफ साइन 0 पर 0 होता है, 90 तक बढ़ता है ना साइन वेव, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये तो 0 पे मैक्सिमम और 9 यहाँ तक ऐसे घूम रहा है, तो ये गलत है तुम्हारा। ठीक, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, बी और डी में से। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है कि जैसे ही ये तुम्हारा थीटा रिपोज, ठीक है, थीटा रिपोज के बाद एक में थोड़ा सा नीचे आकर के फिर आगे कंप्लीट कर रहा है और एक में बराबर, तो जब ये थीटा रिपोज वाला सीन होगा ना, एट थीटा रिपोज, है ना, तुम्हारा एम जी साइन थीटा म्यू एस एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और वही एफ एक्टिंग होगा, तो ये तो सेम होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये भी है, ये भी है, बट इसके जस्ट अगले इंस्टेंट पर एट थीटा जस्ट ग्रेटर देन थीटा रिपोज, तुम्हारा इस साइड लगेगा एम जी साइन थीटा और इस साइड लगेगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, क्योंकि अब यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, और म्यू के एम जी कॉस थीटा जो तुम्हारा होगा वो लेस देन म्यू एस एम जी कॉस थीटा से म्यू एस एम जी कॉस थीटा होगा, तो इससे कुछ एक कम वैल्यू होगी और फिर वो कॉस के ग्राफ की तरह वैरी करेगा आगे, ठीक है। तो इससे कुछ एक कम होगी, तो ये वाला तो नहीं होता, ये तो सेम, ये तो ऐसा कह रहा है कि म्यू एस इक्वल टू म्यू के, बट ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ तुम्हारा एकदम सही है, और इसके आगे ये कॉस की तरह वेरी करेगा, कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 आने तक 0 हो जाएगा, और वो दिख भी रहा है कि जब 90 डिग्री कर दोगे इस प्लेन को तो फ्रिक्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस और इसका कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा कि mg पूरा का पूरा नेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो बस यही था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ऐसे फ्रिक्शन के थोड़े एक दो सवाल लेते हैं ताकि फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं वो तुम सीख जाओ। तो अगला क्वेश्चन, तो इसमें एक डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके का, ये एक वॉल है, हाँ तो यार ये एक वॉल है, ठीक है, इससे ये एक m मास का ब्लॉक है जो हमने ऐसे ले रखा है, इस पर हम एक फोर्स F लगा रहे हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से ये ब्लॉक यहाँ पर ऐसे है, और इस अब इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, एक इन्फॉर्मेशन इसमें फिगर नॉट दी कि म्यू इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज नोट करते हैं, अ ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद अ वर्टिकल वॉल, अ ब्लॉक इज इन कांटेक्ट with a vertical wall with the help of a horizontal force F. With the help of a horizontal force F. Mu is equal to half, ये given ही है। If F equal to 2 mg, ये F की वैल्यू दे दी बेसिकली, ठीक है। Then find फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेकेंड पार्ट है F बार नेट अप्लाइड, यानी कि नेट फोर्स अप्लाइड बाई वॉल ऑन बॉक्स, तो वॉल बॉक्स पर कितना फोर्स लगा रही है ये बताना है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, तो एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आओ देखते हैं इसको, एफबीडी बना के सॉल्व करते हैं। पहला फोर्स तो वही वेट का फोर्स तो हमेशा दिखाना ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये F इक्वल टू 2 mg तुम्हारा है ही है, ठीक है। अब क्योंकि ये mg है तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश तो करेगा ही, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एफएस मैक्स की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, म्यू नॉर्मल, यानी कि म्यू इनटू नॉर्मल, इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली नॉर्मल वही 2 mg हो जाएगा, एफ को बैलेंस करने वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो म्यू इनटू 2 mg यानी कि हाफ इनटू 2 mg यानी कि mg, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg हो सकती है, और यहाँ पर mg को रोकने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो mg यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये भी दिख गया। तो y में तो नेट फोर्स 0 है और x में भी नेट फोर्स 0 है, ये दिख रहा है, क्योंकि y में ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और x में ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट फोर्स तो 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो इसका आंसर तो 0 हो गया, सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक। अब फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक, तो वॉल ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्सेस लगा रहा है,
तो ये तो इसकी एक वेट की फोर्स है, ये इस पर हम लगा रहे हैं, तो ये एक लगा रहा है नॉर्मल 2 mg का और ये फ्रिक्शन mg का। तो वॉल जो जो फोर्सेस लगा रहा है उनको हम जरा यहाँ पे दिखा देते हैं। तो एक तो ये ऐसे लगा रहा है नॉर्मल इक्वल टू 2 mg का, और दूसरा ये लगा रहा है ऐसा फ्रिक्शन इक्वल टू mg का। तो कांटेक्ट फोर्स जो यहाँ से कांटेक्ट फोर्स ये वॉल ब्लॉक पर लगा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा है बेसिकली, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 mg स्क्वायर, m स्क्वायर g स्क्वायर बेसिकली। तो ये हो जाएगा रूट 5 mg f बार कांटेक्ट फोर्स जो पूछा था। तो ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट का, सेकंड पार्ट का। बाकी एंगल पूछा नहीं है, अगर एंगल पूछा हो तो वो भी तुम निकाल सकते हो कि नॉर्मल और फ्रिक्शन अगर इस तरीके से लग रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, इसका रिजल्टेंट, या इसी को मैं एक बार भी बोल रहा हूँ। तो ये कांटेक्ट फोर्स का एंगल भी तुम नॉर्मल के साथ फ्रिक्शन के साथ पूछा होता तो बता सकते हो उस तरीके से डायरेक्शन के लिए, बाकी मैग्नीट्यूड ये होगा। तो ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन था। जेई मेन में तो यार इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन नोट करो, इसमें भी एक फिगर गिवन है, पहले फिगर बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 53 डिग्री। इस पर एक m मास का ब्लॉक रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका 0.5 है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दी है m जो है वो 4 kg है और g की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब ये बोल रहा है इन शोन फिगर, क्वेश्चन लिख लो, इन शोन फिगर block M is in contact with rough inclined plane, is in contact with rough inclined plane. If it is released, if it is released, it will move or not? If it will move, what is the acceleration of the block? What is the acceleration of the block and F acting is equal to कितना, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। तो एक बार ट्राई करो इसको, इसमें बोल रहा है, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो यार इस क्वेश्चन में बोल रहा है in shown figure block of mass m is in contact with rough inclined plane, if it is released it will move or not, ये मूव करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लॉक पहले बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए, ठीक है। अबे भाई ठीक है, समझ जाना यार, है ना। इस तरीके का है, तो इस पर, और ये एंगल अपने को थीटा कितना दिया हुआ है, 53 डिग्री, ठीक है। तो इस पर जो फोर्सेस अगर हम बनाएंगे तो पहली फोर्स तो ये लग रही होगी mg, इसका कंपोनेंट वही हम फिर ले लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा mg cos 53 डिग्री, और ऐसे हो जाएगा तुम्हारा mg sin 53 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे नॉर्मल लग रहा होगा और इधर से इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। हाँ तो यार हमने इस पे फोर्सेस दिखा दिए थे। तो अब ये बोल रहा है
कि mg sin 53 डिग्री फ्रिक्शन के, मतलब बेसिकली ये सारे फोर्स हो गए, तो बेसिकली नॉर्मल जो है वो तो तुम्हारा mg cos 53 के बराबर ही होगा, cos 53 डिग्री और cos 53 डिग्री, ठीक है। तो m की वैल्यू 4 इंटू 10 इंटू cos 53, cos 37, cos तुम्हारा ऐसे होता है, cos 53 तुम्हारा हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 10 40, 5 8 40 24 न्यूटन, नॉर्मल तुम्हारा 24 न्यूटन निकल करके आ जाएगा। तो ये हो गया 24 न्यूटन का, ये भी 24 न्यूटन है ना। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, हो सकता है म्यू इंटू 24, क्योंकि ये 24 है नॉर्मल, और म्यू की वैल्यू क्या दी थी अपने को 0.5, तो 0.5 इंटू 24 यानी कि 12 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। और अपने को जो ये लग रहा है mg sin 53 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगी mg है तुम्हारा 4 इंटू 10 इंटू साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 तुम्हारा 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में इसके पास एक 32 न्यूटन लग रहा है, ऐसे अगर देखें 32 न्यूटन, और इधर से फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ही लग रहा होगा यार, जो कि 12 न्यूटन है ना, क्योंकि 12 से ऊपर वो लग नहीं सकता, और 12 से नीचे लगेगा कि 32 है ना, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा लेकिन फिर भी रोक नहीं पाएगा। तो तुम्हारा जो एक क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन एक्टिंग कितना है, तो वो तो तुम्हारा 12 न्यूटन में दिख रहा है, जो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी है। अब एक्सेलरेशन नेट कितना होगा, इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, तो टोटल नेट फोर्स तुम्हें दिख रहा होगा केवल इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन वाले तो नॉर्मल और mg बैलेंस हो गए थे, तो ये तो था नहीं, इसी डायरेक्शन में है केवल इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो ये कितना है नेट 32 माइनस 12, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारी 20 न्यूटन की फोर्स नेट नेट, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन अपॉन इसका मास कितना गिवन था 4 kg ऊपर गिवन था क्वेश्चन में, तो 4 5 जा 20, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा जो नेट निकल करके आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन, तो दोनों पार्ट हमने सॉल्व हो गए। इस तरीके से जहां फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा हम लोग ऐसे ही देखते हैं, पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम में ही काम चल जा रहा है, फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वो फ्रिक्शन की एक्टिंग वैल्यू हो गई। या फिर ये हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही जो अपोजिंग फोर्स हो, तो उस समय फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रख के ब्लॉक को रोक के रखेगा क्रिटिकल इक्विलिब्रियम वाला स्टेज। और तीसरी चीज हो सकती है कि वो जो फोर्स है वो एफएस मैक्स मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगता रहेगा बट फिर भी रोक नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से फिर एक नेट फोर्स आएगी और उसकी वजह से नेट एक्सीलरेशन आएगा, और वो नेट एक्सीलरेशन तुम पूछ सकता है तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सवाल है, बाकी फ्रिक्शन पे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो हम आगे के लेक्चर्स में वो करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने तुम्हें बताया तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस टाइम पर तुम्हें डाउट आया था, और अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो एक बार डन कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।